हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग स्पर्धा से करंट अफेयर कर रहे थे। वार्षिकांक है ये स्पर्धा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के करंट अफेयर में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द पार्ट कर लिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पार्ट है ये वाला, इस पे हम लोग अब फोकस करेंगे। मैं आपको इसके विषय सूची में देख के मैं आपको बताता हूँ। ये से घटनाओं की डायरी हम लोग कर चुके हैं। बिहार राज्य घटना चक्र भी हम लोग कर चुके हैं। चर्चित व्यक्ति हम लोगों ने अभी इसको होल्ड पे रखा है। बजट ऑलरेडी हमारा चैनल पे दिया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था प्रश्नोत्तर और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको हम लोग कर चुके हैं। एक दो टॉपिक इसमें है, इसको हम लोग कल यानी कि मोस्ट ऑफली संडे को इसको ख़त्म कर लेंगे। अभी हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल पे करंट अफेयर्स तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिहार का तो हम लोग मोस्ट ऑफ द कर चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट बुक से मैडम ने क्वेश्चन भी कराया है। मुझे थोड़ा टाइम की कमी हो रही थी, इसलिए मैं बीच में नहीं करवा पाया था। जो मैडम ने कंटिन्यू किया हिस्ट्री का भी और बाकी सब चीज़ों का। तो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हमें ये समझ के पढ़ना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, और निगेटिव मार्किंग नहीं हो उस पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम लोग लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी जो होता है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें डिस्कस करेंगे। अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये देख लीजिए। क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप मतलब बहुत बड़ा गेम है, इंटरनेशनल लेवल का गेम है, तो इससे सवाल बनता है और इससे सवाल पूछेगा ही, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, फीफा वर्ल्ड कप क्रमांक कौन था, तो ये 22वां था। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजन कब हुआ, 20 नवंबर से 18 दिसंबर हुआ। कहाँ हुआ, मेजबान देश था कतर। कतर की राजधानी आप लोगों को पता है कि दोहा है। शुभांकर क्या था इसका, तो लाइव, अरबी शब्द जिसका अर्थ है विशेष गुण एवं क्षमता वाला खिलाड़ी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लाइव इसका शुभांकर है। आदर्श वाक्य क्या है, एक्सपेक्ट अमेजिंग, कमाल की अपेक्षा रखें। ठीक है, कमाल की अपेक्षा रखेंगे मतलब अपने आप से आप कमाल की अपेक्षा रखें कि आई एम द बेस्ट, आई डू एवरीथिंग इन द बेस्ट वे। इस तरह की अपेक्षा रखेंगे तो आपका दिमाग आपके बॉडी को सपोर्ट करेगा और अकॉर्डिंगली आप सफल होंगे। आप हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप हैं, अभी आप पढ़ाई के फील्ड में हैं, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें सफलता मिलेगी। स्लोगन क्या था, नाउ इज ऑल, अब सब कुछ है। इस्तेमाल होने वाले आधिकारिक फुटबॉल का नाम क्या था, अल रिहा, अर्थ इसका होता है यात्रा। उसके बाद आ जाइए, प्रतिस्पर्धा में शामिल देशों की टीमें, तो 32 देशों की टीमें इसमें शामिल हुई 5 परिसंघों में से। ठीक है, उसके बाद खेल का स्थान 8 था, 5 मेजबान नगरों में था अलग अलग। उसके बाद खेले गए मैच, टोटल मैच 64 खेले गए थे। गोल कितना हुआ, 172। एवरेज निकालेंगे तो 2.69 का एवरेज आता है इसमें गोल का। उसके बाद इसमें दर्शक उपस्थित कितना हुए, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। विजेता कौन रहा, तीसरी बार ये जीता है अर्जेंटीना। उप विजेता है फ्रांस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजेता कौन है और उप विजेता कौन है। ठीक है, और ये शुभांकर मेजबान देश कौन है, आयोजन की तिथि क्या है, और ये कौवा फीफा है, तो 22वां फीफा है। ये सब याद रखिएगा। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम क्रोएशिया है। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ देता है जिसकी अपेक्षा आदमी नहीं करता है, तो तीसरा चौथा भी याद रखिएगा, क्रोएशिया और मोरक्को। उसके बाद गोल्डन बॉल अवार्ड, ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है, लियोन मेसी को मिला जो अर्जेंटीना के हैं। जिस देश को खिताब गया फीफा वर्ल्ड कप 2022 का। ठीक है, गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे, फ्रांस के हैं, 8 गोल इन्होंने मारे थे। उसके बाद आप आ जाइए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज, अर्जेंटीना का। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी किसको मिला, एंजो फर्नांडिस को। ये सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है, सीधे एक सवाल, एक लाइन का सवाल पूछेगा कि सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी कौन, किसको मिला है या किस देश का खिलाड़ी को मिला है, तो अर्जेंटीना के मिला है और एंजो फर्नांडिस को मिला है। एक्चुअली इससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोल्डन बॉल अवार्ड से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान कौन, तो लियोन मेसी हैं। इनामी राशि कितना था, 347 करोड़। उसके बाद इनामी राशि उप विजेता का कितना था, तो
48 करोड़। तो ये एक जिस्ट हो गया। अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए। कभी कभी क्या करता है कि हिस्ट्री का, इनफैक्ट अभी यूपीएससी तो हमेशा से करता है, लेकिन बीपीएससी भी उसका ये पैटर्न शुरू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका टचअप रहेगा। तो ऐसा चीज़ें होता है कि करंट में जो चीज़ें होती है उसको आपको पास्ट से कोरिलेट करके देखा जाता है, और लगता है कि वो जीके का क्वेश्चन है या हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन या भूगोल का क्वेश्चन है या पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन वो होता करंट अफेयर्स का है। जैसे फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा की स्थापना 2 मई 1904 को हुई थी। तो ये अगर सवाल पूछे कि फीफा की स्थापना कब हुई थी, तो आपको लगेगा ये तो जीके का सवाल है, लेकिन ये जीके का सवाल नहीं है। देखने में लग रहा है ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, इसलिए ये सवाल पूछा गया। ठीक है, ये पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें फ्रांस और बेल्जियम के फुटबॉल टीम संघ शामिल थे। प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट, मतलब कि हर 4 साल पे खेला जाता है। ये भी सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा है कि फीफा वर्ल्ड कप कितनी बार कितने सालों पे होता है। ठीक है, इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1930 से हुई। वर्ष 1930 के पहले संस्करण में मेजबान देश उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। तो पहले संस्करण में कौन मेजबान टीम था, यानी कि कहाँ मैच हुआ था, तो उरुग्वे में हुआ था, जिसने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। पहला फीफा विश्व कप का खिताब उसने जीता था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 42 से 46 में इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ। 34 से 78 तक इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हासिल लेती रही, लेकिन 38 और 50 में क्रमशः 15 और 13 टीमों ने हिस्सा लिया। 1982 में हिस्सा लेने वाली टीमों की संख्या बढ़कर 24 हो गई, जबकि 1998 के टूर्नामेंट में 32 टीमों के खेलने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो अभी प्रतिस्पर्धा में 32 टीमें खेल रही है। उसके बाद वर्ष 1930 से अब तक 2022 तक 22 बार फीफा वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है। फीफा विश्व कप को सबसे ज़्यादा 5 बार ब्राज़ील ने जीता है। यही पूछता है कि अभी तक सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो ब्राज़ील ने जीता है, और वह हर टूर्नामेंट में भाग लेने वाले इकलौती टीम है जिसमें, मतलब कि ब्राज़ील ऐसा एक देश है जो फीफा अभी तक जितना हुआ है 22 फीफा हुआ है, फीफा के हर मतलब एपिसोड में, यानी कि हर बार जब भी हुआ है, हर बार उसने पार्टिसिपेट किया है। इस खिताब को इटली 4 बार, जर्मनी 4 बार, अर्जेंटीना 3 बार, फ्रांस 2 बार, उरुग्वे 2 बार जीत चुका है। इंग्लैंड और स्पेन ने भी एक बार इस खिताब को जीता है। कतर में 22वां फीफा वर्ल्ड कप खेला गया। 23वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा, जिसमें 48 टीमें भाग लेंगी। तो 23वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बन के आएगा, 23वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में, जिसमें 48 टीम भाग ले रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया इनका। आधुनिक इतिहास के सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध फुटबॉल स्टारों में से एक ब्राजील के जादुई खिलाड़ी एडरसन, इनको पेले बोला जाता है, 82 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। ब्राजीलियन फुटबॉल दिग्गज पेले रिकॉर्ड 3 विश्व कप, 58, 60, 70 के विजेता टीम के हिस्सा रहे। पेले ने 58 में फीफा विश्व कप में पदार्पण किया, और उन्होंने फीफा विश्व कप में ब्राजील की तरफ से गोल मारे थे। तो ये आपका फीफा वर्ल्ड कप का आउटलुक हो गया। अब चलते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र में। तो डीजी यात्रा सुविधा लॉन्च होगा, नया चेहरा बोर्डिंग पास हो जाएगा। मतलब कि डीजी यात्रा की अगर आपको एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, अब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर को डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत की। इसके तहत अब बोर्डिंग पास के बिना ही एयरपोर्ट से यात्रा कर सकेंगे। चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। क्या होगा, तो चेहरा आपका होगा, वो बोर्डिंग पास उस मशीन में दिखेगा और आपको पास मिल जाएगा। उसके बाद डीजी यात्रा के साथ पासपोर्ट पे चेक इन पेपरलेस होगा, यानी कि जो टिकट का जरूरत नहीं पड़ेगा। चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर यात्री एयरपोर्ट से यात्रा कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली, बेंगलुरु और बनारसी में शुरू किया गया है दिसंबर से, मतलब 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, और मार्च, मतलब कि आने वाले अगले महीने से ये उम्मीद है कि हैदराबाद, पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता के हवाई अड्डे पे शुरू हो जाएगी। यानी कि ये सुविधा अभी फिलहाल दिल्ली, बेंगलुरु और बनारसी के एयरपोर्ट पे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को पहली बार जनता के सामने इसको पेश किया था। मतलब कि 15 अगस्त को इसे प्राइम मिनिस्टर ने अपने अभिभाषण में के दौरान बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया
आरटीई का पोर्टल उच्चतम न्यायालय ने जुड़ी जानकारियां हासिल करने के लिए लोगों को मदद करने के लिए शीर्ष अदालत आरटीई पोर्टल 24 नवंबर 2022 को शुरू किया है। आरटीई अधिनियम के तहत दाखिल किए गए आवेदनों के जवाब पोर्टल के जरिए दिए जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ विधि छात्रों आकृति अग्रवाल और लक्ष्य पुरोहित द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे शीर्ष अदालत ने आरटीई आवेदन ऑनलाइन दाखिल करने के लिए एक पोर्टल शुरू करने का अनुरोध किया था। तो ये सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसका परमिशन दिया। उसके बाद सऊदी अरब वीज़ा के लिए अब नहीं देनी होगी पीसीसी मतलब पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, अब नहीं देना पड़ेगा। 17 नवंबर से यह घोषणा हुई है। ये आपको पूछा जा सकता है सवाल, तो इस तरह से पूछेगा कि फिलहाल हाल ही में कौन सी कंट्री ने पुलिस वेरिफिकेशन को रिक्वायर्ड प्रोसीजर से हटा दिया है वीज़ा लेने के लिए, तो सऊदी अरबिया ने। अभी देखिए तमिलनाडु ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर संविधान संशोधन खारिज किया। संविधान का 103वां संशोधन जो है उसमें ईडब्ल्यूएस को कोटा दिया गया, ठीक है, 10% का। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में 12 नवंबर 2022 को हुई सर्वदलीय बैठक में ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा देने वाले संवैधानिक संशोधन को खारिज कर दिया है, यानी कि खारिज किया है। और बैठक में राज्य सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रखने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा दायर करने का आग्रह किया है। चलिए, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब देखिए काशी से शुरू होगी दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा। काशी से लेकर डिब्रूगढ़ तक जाएगा। मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए, अगर इंडिया के मैप पे देखते हैं तो आप ईस्ट से सीधे नॉर्दर्न ईस्टर्न, मतलब कि कितना लंबा दूरी हो जाएगा, लगभग 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 10 जनवरी 2023 शुरू होगी। बनारसी से असम के डिब्रूगढ़ तक यह सफ़र क्रूज के द्वारा होगा और ये 52 दिनों में तय किया जाएगा। 3200 किलोमीटर का यात्रा। याद रखेंगे, इस तरह का सवाल पूछेगा, 3 लाइनर में पूछ सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, लेकिन उसका आप हिंदी समझ सकते हैं कि इन कथनों को ध्यान से देखें या समझें। और उसके बाद उसमें 3 स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कि उसमें जो है रिवर क्रूज, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है, चाहे लंबा रिवर क्रूज इंडिया में शुरू हो रहा है, पहला स्टेटमेंट। या मान लीजिए कि उसमें लिख देगा कि अमेरिका में शुरू हो रहा है, ठीक है, तो वो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ख रहेगा, वो लिखेगा कि वो काशी से शुरू होगा, बनारस से शुरू होगा और कोलकाता तक जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। वो लिखता है कोलकाता बनारस से शुरू होगा और डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ये सही हो जाएगा। वो ये भी लिख सकता है कि उसकी लंबाई 3200 किलोमीटर होगी, ये भी लिख सकता है कि 52 दिनों की सफ़र होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको लाइन बाय लाइन मेरा पर्पस ये है कि आप इन बिटवीन लाइन जरूर पढ़ के जाएं, ताकि अब फैक्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देगा। कोई भी एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, एक बात जान लीजिए आप लोग, उसमें फैक्चुअल से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान देता है। जो भी क्वेश्चन सेट किया जाता है उस क्वेश्चन में, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप जो है वो चेक किया जाता है उससे। तो आप इन बिटवीन लाइन पढ़ के जाएंगे। इन बिटवीन से मेरा मतलब है कि हर चीज़ को आप समझ के जाइए। तो यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। कितने रिवर सिस्टम? 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगी और 50 से अधिक जगहों पर रुकेगी भी। यह जलयान राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें सुंदरवन का डेल्टा भी शामिल है और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये बहुत ही फेमस असम का नेशनल पार्क है, वहाँ से गुजरेगा। और गंगा बिलास इस क्रूज का नाम है, जो भारत में ही बना हुआ है और इसको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भी किया गया है। तो इसका जो क्रूज का नाम है, उसका नाम क्या है क्रूज का? गंगा बिलास। चलिए नेक्स्ट है, पीएम ने किया केपेगौड़ एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2022 को, देखिए कभी कभी हवाई अड्डा का नाम भी पूछता है कि ये कहाँ है। आप लोग को याद होगा तो लास्ट 1 या 2 पहले बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था, एक एयरपोर्ट का नाम कि ये कहाँ है। तो याद रखेंगे केपेगौड़ा जो एयरपोर्ट है वो बेंगलुरु के है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 का उद्घाटन। तो ये सवाल पूछा हुआ है। और चाहे इस तरह का सवाल पूछता है, एक बार हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम पूछ दिया था, ठीक है, एक बार अहमदाबाद एयरपोर्ट का नाम पूछ दिया, तो ये पूछता है। तो याद रखेंगे केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है वो जो है कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। 5000 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था। टर्मिनल 2 के उद्घाटन के साथ ही हवाई अड्डे पर चेक इन और अवरोधन के लिए काउंटरों की संख्या के साथ ही यात्रियों को संभालने की क्षमता दोगुनी होगी। पीएम मोदी ने इसी दिन हवाई अड्डा परिसर में लगाई जा रही बेंगलुरु के संस्थापक
केपेगौड़ा को 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। तो बेंगलुरु के संस्थापक कौन थे? अब ये सवाल पूछ देगा, आपको लगेगा कि ये इतिहास का सवाल है, लेकिन ये इतिहास का सवाल नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन बिटवीन लाइन पढ़िए और समझ के पढ़िए, चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने का समझ डेवलप कीजिए। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको प्रैक्टिस करके डेवलप कीजिए। और इंटरकनेक्शन जैसे ही आप समझ लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इस तरह का सवाल पूछता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और पंजाब का प्रदर्शन बेहतर। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रदर्शन सूचकांक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020-2021 में, मतलब 2021 में 6 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्तर 2 L मतलब लेवल 2 की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग प्राप्त की है। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश L2 स्तर पर पहुंचने वाले नए राज्य वाले हैं। कोई भी राज्य अब तक L1 का सर्वश्रेष्ठ स्टार हासिल नहीं कर पाया है। बंगाल L3, झारखंड ग्रेड 1, बिहार ग्रेड 2, यानी कि वी आर स्टिल एट द लोएस्ट प्लेस। परफॉर्मेंस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ 2021 का, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राजस्थान, 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण। कहाँ बना है भाई? राजस्थान में बना है। राजस्थान में राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे में निर्मित 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को हुआ। याद रखिएगा, विश्वास स्वरूपम क्या है, ऐसे सवाल आएगा, व्हाट इज विश्वास स्वरूपम, ठीक है। तो ये एक भगवान की प्रतिमा है, एक ऑप्शन है। ये शिव जी की प्रतिमा है। अब अगर तो इसमें क्या आप आंसर मारेंगे? इसमें आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए ई, क्योंकि वो भगवान भी है और शिव की भी, तो दोनों आंसर सही होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है, विश्व स्वरूपम क्या है, तो ये प्रतिमा है शिव भगवान का, और जो कि राजसमंद जिले जो राजस्थान में पड़ता है में अवस्थित है। 369 फुट उसकी हाइट है और 29 अक्टूबर 2022 को डेट भी कभी बीपीएससी पूछता है। इनफैक्ट बीपीएससी को डेटा से बहुत लगाव है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो याद रखेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कथावाचक मुरारी बापू ने प्रतिमा का लोकार्पण किया। 369 फुट की ऊंची यह प्रतिमा विश्व की अकेली ऐसी प्रतिमा है जिसे लिफ्ट, सीढ़ियाँ, श्रद्धालुओं के लिए हॉल बनाया गया है। ये सारा का सारा चीज़ इसमें फैसिलिटीज दिया गया है। उसको C-25 परिवहन विमान देश में ही बनेंगे। अब C-25 क्या है, यही सवाल आएगा। C-25 क्या है, सॉरी C-295 क्या है? C-25 नहीं, C-295 क्या है? तो ये परिवहन विमान है, आप सीधा आंसर याद रखिए, ठीक है। वायुसेना की C-295 परिवहन विमान देश में ही बनेंगे। टाटा कंसोर्टियम और एयर बेस बड़ोदरा में इन विमानों का निर्माण करेगी। टाटा कंसोर्टियम जो है और एयरबस जो है, एयरबस मतलब कंपनी का नाम है जो एयरक्राफ्ट बनाती है, वो बड़ोदरा में इसका निर्माण करेगी। तो कहाँ निर्माण होगा? बड़ोदरा में। किसका? C-295 विमान का नाम है, C-295 परिवहन विमान का नाम है, और यह बड़ोदरा में यानी कि इंडिया में ही बनाया जाएगा। बड़ोदरा कहाँ है? तो गुजरात में है। और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो टाटा कंसोर्टियम और एयरबस के द्वारा बनाया जाएगा मिलजुल के, ठीक है। तो ये टर्म याद रखिएगा। उसके बाद जैसे विश्व स्वरूपम क्या है, तो ये याद रखना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस एग्जाम में बहुत ही प्रोमिनेंट ये सारा सवाल है, जिसपे मैं ज़्यादा थ्रस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। इन विमानों का निर्माण करेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी है। तो इसका शिलान्यास रखा गया 30 अक्टूबर 2022 को। क्या, क्यों खास होगा यह विमान? तो इसकी स्पेशलिटीज क्या है? अब आ जाता है एक्सप्लेनेटरी टाइप का, मतलब जहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाता है। C-295 परिवहन विमान की क्षमता 5 से 19 टन की होगी। यह वायुसेना के पुराने हो चुके AVRO विमानों की जगह लेगा। यह विमान सामान की डिलीवरी के साथ साथ पैरा ड्रॉपिंग के लिए भी उपयुक्त है। सैन्य साजो सामान के साथ यह उपयुक्त होगा, मतलब कि ये इसके पास सारा का सारा क्षमता होगा जो एक एयरक्राफ्ट में, खासतौर पर जब डिफेंस का एयरक्राफ्ट में यूज हो रहा हो तो उसमें जो रिक्वायर्ड है। यह विमान 40 से
45 पैरा ट्रूपर को ले जाने में सक्षम होंगे, जबकि 71 सामान्य यात्रियों को ये एक साथ ले जा सकेगा। तो ये एक स्पेशलिटी है इसकी, 2-3 चीज़ें, ठीक है, कि 40 से 45 पैरा ट्रूपर को ले जा सकता है और 71 यात्रियों को ले जा सकता है। पैरा ट्रूपर में जाहिर सी बात है उनके पास लगेज होता है, इसलिए इनका नंबर कम है, और सामान्य यात्रियों को 71 तक को ले जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। पाकिस्तान की सीमा पर नया एयरबेस बनेगा। गुजरात के डीसा में पाकिस्तान की सीमा पर नया एयरबेस बनेगा। एयरबेस आप समझ ही रहे हैं, जहाँ पे हमारा एयरफोर्स का ये रहता है, बेड़ा रहता है, ठीक है। तो कहाँ बनेगा? गुजरात के डीसा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को इसकी आधारशिला रखी। उधर गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हवाई अड्डा देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट? जैसे हम लोग कभी कभी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जब बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ये जगह है, ऐसा बोला जाता है। तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मतलब कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से हमारा एक्सेस हो सके, चाहे वो सिविलियंस से रिलेटेड जैसे माल सप्लाई का एक्सेस हो, चाहे डिफेंस का एक्सेस हो, जहाँ से हमारे देश की को सुरक्षा मिल सके, जहाँ से हम सुरक्षा एक्सेस कर सके, दूसरे कंट्री से सपोर्ट कर सके, सपोर्ट ले सके, वो उसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस। चलिए, खरगे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस के नए अध्यक्ष खरगे बन गए, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई भाई कहाँ शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, याद रखिएगा। एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आप लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता हो, इनफैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो पता कर लेंगे। एमबीबीएस का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी होता है, ठीक है, कि पढ़ाई अब हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम की शुरुआत की। तो ये कहाँ शुरू हुआ? एमपी में भोपाल वहाँ की राजधानी है, ठीक है। तो वहाँ पे एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो शुरू हो गई हिंदी में। तो मेरे ख्याल से उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा, जो भी टेक्निकल टर्म होगा, मेरे ख्याल से वो इंग्लिश में रहेगा, और बाकी जो बोलचाल की भाषा में सारा सेंटेंस रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस लिखे हैं तो एमबीबीएस ऐसा करके लिखा हुआ रहेगा। जैसे मान ली कोई टेक्निकल पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, लेकिन पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, तो से जो रहेगा वो हिंदी, इस तरह से कुछ रहेगा मेरे ख्याल से इंग्लिश। एमबीबीएस की 3 हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया। यह पहला मौका है जब एमबीबीएस की पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हुई। मध्य प्रदेश हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो कौन सा राज्य ने पहली बार एमबीबीएस का कोर्स हिंदी में शुरू किया है? मध्य प्रदेश। कहाँ से? भोपाल से। किसने इसकी शुरुआत की? तो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। टीएचआई रैंकिंग, आईआईएससी शीर्ष 300 में एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन, टीएचआई टाइम्स हायर एजुकेशन, टाइम्स एक मैगजीन है, वो हायर एजुकेशन का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का रैंकिंग लाया है। उसने 2023 में अपने स्थान को सुधारा। यह शीर्ष 300 की सूची जारी करने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय रहा। 300 की सूची में आने वाला जो कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएस, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रही। करीब 1800 विश्वविद्यालयों में भारत के 75 संस्थानों ने जगह बनाई है। तो 1800 में 75 संस्थान बनाए हैं, लेकिन टॉप 300 में मात्र एक हमारा क्या है? तो एक हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी माना जाता है। श्री महाकाल लोक गलियारे का पीएम ने किया लोकार्पण। श्री महाकाल लोक गलियारा 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में है श्री महाकाल का मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में 900 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक गलियारे का लोकार्पण किया गया। तो 900 मीटर लंबा, मोटा मोटी 1 किलोमीटर थोड़ा सा कम, एक लोक गलियारा बना हुआ है, उसका लोकार्पण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उज्जैन ने हजारों वर्षों तक भारत की समृद्धि और ज्ञान का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि भारत की यह दिव्यता विश्व को शांति का मार्ग दिखाएगी। ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो उसमें टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा इससे, ठीक है।
तो कभी कभी कहा जाता है कि मंदिरों से क्या फ़ायदा है गलियारा बना के इस तरह से रिलीजियस, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इससे रोजगार को बढ़ावा मिलता है, इससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, क्योंकि लोग जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे होटल का डेवलपमेंट हो जाता है, वहाँ की सड़कें अच्छी बनी होती है, तो वहाँ पे रेस्तरा भी बनता है, मतलब बहुत तरह की सुविधाएं मिलती है, वहाँ पे रोजी रोजगार लोगों को मिलता है। तो ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का भी काम करता है। चलिए, लोक सेवक पर मुकदमे की मंजूरी 4 माह में दें। लोक सेवा पर मुकदमे की मंजूरी 4 माह में। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को एक अहम फैसले में कहा कि घूसखोरी समेत सभी आपराधिक मामलों में सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति 4 महीने के अंदर देनी होगी। 4 महीने के अंदर सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देनी होगी। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। भ्रष्ट व्यक्ति पर मुकदमा चलाने में देरी होने से दंडित नहीं किए जाने की संस्कृति पनपती है। चलिए नेक्स्ट चीज को देखते हैं। गुजरात में पीएम मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अक्टूबर 2022 को जम्बूसार में देश के पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। ऐसे पार्क में 30 से 50 हजार लोगों को नौकरी मिलेगी। 53 दवा से जुड़े तत्वों का निर्माण भारत में ही करने का लक्ष्य रखा गया। कितने? तो 53 दवा से जुड़े तत्व, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दवा से जुड़े। एक्चुअली इंडिया आज के डेट में फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो हैविली डिपेंड्स ऑन चाइना फॉर मेडिसिनल मॉलिक्यूल्स। जो ड्रग्स बनते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स जो यूज़ किए जाते हैं उसमें चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और कुछ दूसरी भी कंट्रियों पे डिपेंड करता है, उससे इंपोर्ट करके बनाता है। अगर ये मॉलिक्यूल हम लोग अपने ही देश में बना लेंगे तो हमें फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये अगर ये 53 दवा के जो तत्वों का निर्माण भारत करने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग दूसरे कंट्री को भी इसमें एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जो रोजगार के साथ साथ ये सेल्फ आत्मनिर्भर भारत का एक मतलब एक एग्जाम्पल हो सकता है। 30,000 करोड़ से 3 पार्क गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे, गुजरात से शुरू होगा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है, कितना कितना कहाँ कहाँ सेंक्शन है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है तो गुजरात में इतना एकड़ भूमि है, और आपका आंध्र प्रदेश में उसके बाद, और हिमाचल में कम है। जाहिर सी बात है, छोटा स्टेट है, मैंने पहाड़ी स्टेट है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा जगह कम होगा। उद्धव ठाकरे गुट को मिला मसाल चुनाव चिन्ह, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले वर्ष से डिजिटल यूनिवर्सिटी, देश में डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत पहले अगले वर्ष जुलाई में होगी। अगले वर्ष यानी कि 2023 में जुलाई में होगी डिजिटल विश्वविद्यालय की। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार, नाम याद रखेंगे यूजीसी के अध्यक्ष का, ने यह जानकारी दी। शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास के आधारित कोर्स शुरू किया जाएगा। डिजिटल विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करना काफ़ी सरल होगा। मसलन यदि कोई कोर्स 4 वर्ष का है और कोई विद्यार्थी उसे कम समय पूरा करने में सक्षम है, तब उसे कम अवधि में कोर्स पूरा करने की अनुमति होगी। इसी तरह से कोई विद्यार्थी 4 वर्ष के कोर्स को 5 वर्ष में भी पूरा कर सकेगा। सॉरी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डिजिटल यूनिवर्सिटी के शुरू होने से हो जाएगी कि 4 वर्ष से कम का भी 4 वर्ष का भी कोर्स या 3 वर्ष का भी कोर्स, उससे कम समय में विद्यार्थी अगर सक्षम है तो कर सकता है। तो लड़कियों का बाल विवाह सबसे अधिक झारखंड और बंगाल में होते हैं। तो ये ऐसा कुछ रिपोर्ट में निकल के आया होगा। झारखंड में लड़कियों का बाल विवाह का प्रतिशत सबसे अधिक है। कहाँ है भाई? तो सॉरी, झारखंड में लड़कियों के बाल विवाह का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम जनसांख्यिकीय नमूनों सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में लड़कियों की बालिग होने से पहले उसका विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है, जबकि पश्चिम बंगाल में 4.7% है। राष्ट्रीय स्तर पर 18 वर्ष से पहले विवाह करने वाली लड़कियों का प्रतिशत 1.9 है, जबकि केरल में 0.0 है। यानी कि 0 कहाँ है इसका प्रतिशत 18 साल से कम ब्याह करने वाला का? तो केरल में है। नेशनल एवरेज क्या है? 1.9 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो झारखंड में 5.8% है। याद रखेंगे इसको। उसके बाद आ जाइए
महिला कर्मी की सहमति से ही रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी होगी। महिला को रात में ड्यूटी लगाने से पहले रजामंदी जरूरी होगी। दुकान और प्रतिष्ठान को रात्रि 10 बजे से सुबह 7 बजे तक महिलाओं से काम कराने की अनुमति महिला की सहमति के बाद ही मिलेगी। इसके तहत महिला कामगार को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य कार्य से इनकार करने का नियोजन से हटाया नहीं जाएगा। मतलब कि अगर रात्रि ड्यूटी लगानी है तो आपको उनका मंजूरी लेना पड़ेगा, इस आधार पे आप उनको नियोजन से नहीं हटा सकते हैं। इंदौर लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर, लगातार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर रहा है। इंदौर कहाँ है? तो इंदौर आपका एमपी में है। मध्य प्रदेश का शहर है, 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है, न्यू बॉम्बे जिसको बोलते हैं। नवी मतलब मराठी में एक्चुअली नई को नवी बोलते हैं, लेकिन नवी कोई ऐसा वो टर्म नहीं है। तो न्यू बॉम्बे, न्यू मुंबई आप कह सकते हैं। गाजियाबाद 12वां स्थान है, मेरठ को 15वां, प्रयागराज को 16वां, लखनऊ को 17वां, बनारसी को 21वां स्थान मिला है। आगरा को 23वां स्थान, पटना को 38वां स्थान मिला है, धनबाद को 35वां, हरिद्वार को सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है, ठीक है, तो हरिद्वार है। ठीक है, सबसे स्वच्छ सिर्फ गंगा वर्ड यूज किया हुआ है बीच में, अगर गंगा हटा दिए तो सबसे स्वच्छ शहर हरिद्वार को घोषित किया है। आप इंदौर समझेंगे, ठीक है, और गंगा को अगर नहीं ध्यान दिए तो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया है, तो आपको तो याद है सबसे स्वच्छ शहर इंदौर घोषित किया गया। अब गंगा आपने पढ़ने की जल्दी में, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ने की जल्दी में आपने गंगा पे ध्यान ही नहीं दिया, पता चला कि वो हरिद्वार आंसर था। ठीक है, तो इस तरह की गलतियाँ मत कीजिएगा, ध्यान देने वाली ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट सवाल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोग को इंकरेजमेंट मिलता है और आपको कुछ नुकसान नहीं होता है। ये ज़रूर है, कुछ आप लोग को नुकसान नहीं होता है, ना ही आपका पैसा लगता है और ना ही मेमोरी फुल होता है फ़ोन का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्रधानमंत्री ने 30 सितंबर, ये क्या है, अहमदाबाद से मुंबई की दूरी सिर्फ 5.5 घंटे में पूरी। 30 सितंबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद तक यात्रा की ट्रेन में अहमदाबाद से मुंबई तक की दूरी सिर्फ 5 घंटे 25 मिनट में तय की। बुलेट ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर की रफ्तार 55 सेकेंड में, जबकि वंदे भारत 52 सेकेंड में पकड़ती है। इससे इसे कल पूरे देश में ही बने हुए, मतलब वंदे भारत ट्रेन बेहतर है, ऐसा कहा गया है। विवाहित व अविवाहित दोनों को गर्भपात का समान हक है। एसी सुप्रीम कोर्ट 29 सितंबर 2022 को गर्भ का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी अधिनियम के तहत विवाहित व अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक सुरक्षित कानूनी रूप से गर्भपात करने का अधिकार दे दिया है। बलात्कार के पीड़ित दिव्यांग नाबालिग बच्चों को, लड़कियों की विशेष श्रेणी में गर्भपात कराने की अनुमति दी जाती है। तो 24 सप्ताह यानी कि 6 महीने तक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कितने तक का दिया गया है। तो 24 सप्ताह कभी लिख देगा, कभी 26 सप्ताह लिख देगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, कहीं कहीं 22 सप्ताह लिख देगा, कहीं 25 भी लिख देगा। ध्यान रखिएगा वो 24 सप्ताह है। पंजाब के जेल में आज जीवन साथी के साथ 2 घंटे बिता सकेंगे कैदी। पंजाब के जेल में जीवन साथी के साथ 2 घंटे बिता सकेंगे कैदी। अच्छे आचरण वाले कैदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पंजाब कारागार विभाग ने एक अच्छी पहल की है। ये कहाँ का किया है, पहले याद रखें कि किस इंडिया के कौन से जेल में कैदी 2 घंटे तक अपने जीवन साथी के साथ रह सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल हो जाएगा। तो पंजाब राज्य के जेलों में कैदी अपने जीवन साथी के साथ 2 घंटे बिता पाएंगे, जिससे उनका दाम्पत्य संबंध मजबूत बना रहे। हालांकि यह सुविधा दुरांत अपराधी, गैंगस्टर, यौन अपराधियों से जुड़े कैदियों को नहीं मिलेगी। मतलब जिनका आचरण अच्छा है और कैद में, और कोई माने जो क्या बोलते हैं घिनौना अपराध करके जो नहीं आए हैं, उनको ये सुविधाएं दी जाएगी। लॉजिस्टिक नीति के तहत विकसित होगा यूलिप मंच। विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों, एजेंसियों की मदद के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच यूलिप का विकास किया जाएगा। इसकी मदद
से माल बेचने वाले और सेवा प्रदाता गोपनीय ढंग से वास्तविक समय पर सूचना साझा कर सकेंगे, वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफिशियंसी में काम कर पाएंगे। उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है पीएम ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन व नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर 2022 को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, याद रखिएगा, 8 सितंबर 2022 को। इसके साथ ही वर्षों पुराना राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया, अब उसका नाम राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। इंडिया गेट के पास राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा 28 फुट की ऊंची का अनावरण किया गया। और गुलामी के समय यह ब्रिटिश राज सत्ता की प्रतिनिधि जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना कर दी है। ठीक है, तो किसकी प्रतिमा लगी हुई थी और किसकी स्थापना कर दी, याद रखिएगा। कितना फुट हाइट है, तो 28 फुट हाइट है, और वो कर्तव्य पथ बन गया जो राजपथ कहलाता था। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास सवाल जो बच जाता है, मतलब कुछ कंटेंट्स और बचे हुए हैं इसमें, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल यानी कि संडे को मोस्ट ऑफ द चीज़ों हम लोग को कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग करंट अफेयर्स को पूरा कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो एंजॉय किए होंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जो लोग पुराने हैं वो लोग लाइक कीजिए, और जो लोग नए हैं वो लोग लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डिस्कशन करके पढ़िए। मेरा मानना है कि डिस्कशन करने से कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। और कमेंट कीजिए अगर कहीं पे कोई इशू है, तो हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे और इसको हम लोग मोटा मोटी कल तक कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपका करंट का पार्ट खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग साइंस का एक पैकेज चला देंगे, वो फुल प्रूफ अपने आप में है और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसका सिर्फ रिवीजन करके जाइए और उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर एग्जाम जाएगा। ठीक है, बस आप रिवीजन कंटिन्यू रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।